हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नंबर थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रिज़ल्ट है, कभी भी आपको डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि हमें 4 डिजिट बनानी है, 3 डिजिट बनानी है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी 4 डिजिट का मान लो अगर नंबर है, 4 डिजिट की नंबर की बात करता है, तो हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी ये जो फर्स्ट प्लेस है वो ज़ीरो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये चीज़ हमें पता होती है, बट फिर भी जब क्वेश्चन करते टाइम हमारे माइंड से ये चीज़ स्किप हो जाती है। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट प्लेस कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकता। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जून 2011 में, उसमें क्वेश्चन में ये था कि हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है और कोई भी 2 डिजिट कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, 0, 1, 2 टिल इसी तरीके से 9 तक कोई भी नंबर यूज़ किया जा सकता है, 1, 2 टिल 9। अब क्योंकि 4 डिजिट बना, ये बस कंडीशन थी कि कोई भी 2 डिजिट कॉमन ना हो। जैसे कि अगर आपने एक बार 2 यूज़ कर लिया है तो वापस से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 4 डिजिट बनाने के लिए आप देखो फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं। तो हम सीधा ऐसे सोच लेते हैं कि सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बट नहीं, हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं डाल सकते। तो इसको छोड़कर कितनी चॉइसेस बची, 9 चॉइसेस बची फर्स्ट प्लेस के लिए। सेकेंड प्लेस की बात करें तो आपने इनमें से जो भी नंबर चूज़ किया होगा, अब हम उसको यहाँ पर नहीं रख सकते सेकंड प्लेस में, वरना फिर कॉमन हो जाएगा। बाकी सारे नंबर्स को रखा जा सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे आपने 1 रखा हो तो 1 नहीं रख सकते, पर अब 0 को इंक्लूड किया जा सकता है। तो एक नंबर यहाँ से हट गया, बट एक नंबर इंक्लूड भी हो गया, वो है 0। तो अगेन सेकेंड प्लेस के लिए 9 चॉइसेस हो गई। अब 2 नंबर आपके हट गए, उसको छोड़ के आपके पास नेक्स्ट पे 8 चॉइस रहेगी, और इसी तरीके से उसके अगले में 7 चॉइस रहेगी। तो टोटल जो हम ऐसे नंबर्स 4 डिजिट के कितने बना सकते हैं, तो ये पता करने के लिए सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। सेकेंडली, आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कभी हमें कोई भी बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने हों, थोड़ी कैलकुलेशन जिसमें हमें लगे कि लेंदी है और हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे इजी तरीका जो है वो ये हो सकता है। जैसे मान लो कि इसी केस में 9 इंटू 9 हमने कर लिया 81, एंड 7 8 56, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना। तो हम पूरा मल्टीप्लाई ना करके देखकर हम क्या चेक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट की डिजिट हमें क्या मिलेगी। जैसे कि हम सोचा मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट हमारी 6 बन रही है, बाकी और कोई जो भी नंबर यहाँ पर आएगा, बट लास्ट डिजिट क्या बन रही है, 6। तो हम ये चीज़ ऑप्शन से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6, और वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में टाइम सेव करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया कि अगर हमें डिजिट पे कोई क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना है कि 0 को फर्स्ट प्लेस कभी नहीं देनी। सेकेंड क्वेश्चन यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं नंबर थ्योरी में कि मान लीजिए 2 टू दी पावर 100 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब जब आप इसे सॉल्व करते हो तो लास्ट में इसका यूनिट लास्ट डिजिट क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और जो सेकंड वे है उसके लिए आपको वो एक ट्रिक आप बोलो, या फिर एक तरीका है कि आप उससे अगर मेमोराइज कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो ये कुछ सेकंड्स में ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी सिंपल सा ही वे है। फर्स्ट वे जो है, जिस वे से हमें फाइंड करना चाहिए, वो क्या होता है, मोड की हेल्प से। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालनी है आपको, तो लास्ट डिजिट की बात कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू इज़, हम यहाँ पर मोड 10 लेकर इसको सॉल्व करेंगे, एंड वी विल सी कि क्या रिमाइंडर बचता है हमारे पास। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से 2 टू दी पावर 100, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, और ये हो जाएगा मोड 10, एंड हम रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे जैसे हम कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछी जाती है, सो हम मोड 100 के लिए सॉल्व करते हैं, और लास्ट 3 डिजिट हो तो मोड 1000 हो जाएगा, एंड इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो हम उससे हमें रिमाइंडर मिल जाता है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि क्या लास्ट डिजिट होने वाली है। ये तो एक वे हो गया। ओके,
सो कॉन्ग्रेंस तो आई होप आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको रिजल्ट डिस्कस कर रही हूँ। सेकेंड जो वे है उस ट्रिक को मैंने अपनी वीडियो में समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा कि कैसे यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे जो पहले CSIR में आ चुके हैं, जून 2011 के क्वेश्चन थे, 2012 के क्वेश्चन थे, तो वो आप देख सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आई विल सजेस्ट कि CSIR के लिए ये सेकेंड मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। मोड 10 हो या फिर 100 हो, यूनिट डिजिट की बात करें तो 10 ही खैर हम लेंगे, बट इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। सो सेकेंड जो है मेथड वो बेस्ट है और इजीली हमें परफेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा, जो भी एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए। सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर 44 कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऐसे होंगे 10 टू द पावर 44 के जो डिवाइड करे 10 टू द पावर 55। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, नंबर ऑफ मल्टीपल्स of 10 to the power 44 that divide 10 to the power 55। मतलब कि ऐसे कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स इसके होंगे। जब भी नंबर ऑफ मल्टीपल्स इसकी बात होती है तो यूजुअली व्हाट वी डू इज हम 2n निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड कर लो 10 टू द पावर 55 बाई 10 टू द पावर 44, तो आपको क्या मिल जाएगा 10 टू द पावर 11। जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2n निकालते हैं, विच इज़ कोई प्राइम की पावर n1 हो जाएगी। इसको इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। यहाँ पर p1 p2 प्राइम्स हैं, ठीक है, और इनकी कुछ पावर्स से जो ये हमें इस तरीके से फैक्टराइज करके लिखना होता है। जैसे कि अभी हमें किसका कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है, तो हम 10 को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 करके, दोनों ही प्राइम है और पावर ऐसे एज इट इज़ आ जाएगी। दोनों को अलग करके लिखेंगे 5 टू द पावर 11, 2 टू द पावर 11। तो ये क्या कहता है कि जो आपकी पावर है n1 n2, ये जो पावर्स है उनका सिर्फ पावर में 1 ऐड करके उनका प्रोडक्ट कर दिया जाता है n2 प्लस में 1, और वो हमारा आंसर हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले की पावर 11 है तो 11 प्लस 1, और दूसरे की पावर भी 11 है तो 11 प्लस 1, ये आ जाएगा वो 12 इंटू 12। ओके, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर्स को हमें +1 ऐड कर देना होता है। जब ये पावर्स, ये जो P1 P2 इनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे कैसे हों, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, तब हम ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 2 टू दी पावर में समथिंग लिख रखा है फिर 2 टू दी पावर समथिंग में लिखकर आप दोनों की पावर्स ले रहे हो, तो वो आंसर गलत आ जाएगा। ये कंडीशन तभी आपको लगानी है जब ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स चल रहे हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आपको सारे 2s के जो पावर्स होंगी वो एक साथ ही लिखनी है। और फिर हम ये लगाते हैं जब ये सारे कैसे हों, डिस्टिंक्ट प्राइम हो। ओके, तो जब नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स पूछा जाए तो हमेशा हमें 2n का इस्तेमाल करना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है। इसमें अगर ऐसे भी पूछ ले कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो भी आपको यही सेम चीज़ कैलकुलेट करनी है, और मैंने अभी आपको बता ही दिया, और नंबर ऑफ मल्टीपल्स, तो ये ध्यान रखना है। अब हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं नंबर थ्योरी में। सो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, अगर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और इसके एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने इसका प्रूफ एज वेल एज इसके एग्जांपल्स मैंने सब अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में आप विज़िट कर सकते हो जो नंबर थ्योरी के नाम से है, वहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो CSIR में एक रिज़ल्ट जो यूज़ होता है वो हम देखते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है, सपोज करो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n, ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंस गिवन है और हम ये फाइंड करना चाहते हैं क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो उस केस में ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब सिंपली ये याद रखो, एक हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m,
एंड सेकेंड है x इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n. सो दिस विल होल्ड दिस, ये जो कॉन्ग्रुएंस हमने लिखा है, दिस विल होल्ड यूनिक सॉल्यूशन इफ a is congruent to b modulo GCD of m and n. इसको समझिए, यहाँ पर ये जो ये x तो कॉमन सोल्यूशन हो गया जो दोनों ही कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रहा है. आपको ये चेक करना है कि क्या इसका कोई यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस यूनिक सोल्यूशन रखेंगे जब ये कंडीशन, ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो. a आपका आ जाएगा, इधर आपका b आ जाएगा, और हमें क्या करना है, मॉडुलो किसका लेना है, मॉडुलो इस m और n के GCD का लेना है. ठीक है. और हम वैसे ही जानते हैं कि जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास कॉन्ग्रुएंस गिवन होती है, उसका जब हमें सोल्यूशन निकालना होता है तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो मॉडुलो में लिखे हुए नंबर्स हैं हमारे पास n1 n2, वो आपस में सारे कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. ये तो कंडीशन होती है हमारी जब हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं. अभी हम जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो ये कहता है कि कॉन्ग्रुएंस यूनिक सोल्यूशन होल्ड करेगा. जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ऑप्शंस में कि यूनिक सोल्यूशन होल्ड करेगा या मोर देन वन सोल्यूशन होंगे. तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूनिक सोल्यूशन होल्ड करे जब हम GCD ले रहे हैं m और n का, और वो हमने मॉडुलो में रखा है, और a और b जो यहाँ पे रिमाइंडर्स इनके होते हैं वो हमने कॉन्ग्रुएंस में लिखे हुए हैं. ठीक है. तो अभी वो यूनिक सोल्यूशन को होल्ड करता है. नेक्स्ट, इसमें मान लीजिए हमें कोई एक लेटर दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है CSIR में, तो मैं जस्ट आपको वे बता रही हूँ कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला, तो कैसे सॉल्व करना है. सपोज़ करो कि हमें एक लेटर दिया, वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, एंड हमसे ये पूछा है, लेट मी राइट द क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी formed by permuting the letters. कितने वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं जो हम इसके लेटर्स को परम्यूट करके निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, पहले तो आप टोटली काउंट कर लो कि उस वर्ड में कितने लेटर्स यूज़ हुए हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके. तो टोटल जितने भी लेटर्स होंगे वो आपको लिखने हैं, उसका फैक्टोरियल लिखना है. तो अभी 11 था तो यहाँ पर ऊपर होना चाहिए 11 फैक्टोरियल. फिर आप क्या करोगे, ऐसे लेटर्स को काउंट करोगे जो ट्वाइस या थ्राइस जो रिपीटेडली आए हुए हों. जैसे कि अगर m की बात करें तो m एक बार यहाँ पर आया हुआ है, एक बार यहाँ पर आया हुआ है, तो नीचे हमें जाना है, रिपीटेड लेटर्स जो होंगे उनका फैक्टोरियल हम लिखेंगे. सॉरी, रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल हमें नीचे लिखना है. जैसे कि m का हमने देखा तो 2 फैक्टोरियल था, सबका लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेटर का, जितने भी लेटर्स जो रिपीटेडली आए हुए हैं. जैसे कि नेक्स्ट हम a का देखें तो a भी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पर एक और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब उसका प्रोडक्ट चलेगा. ठीक है. टी भी 2 बार आया हुआ है. उसके बाद HE, बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो 1 टाइम है. अगर आप 1 फैक्टोरियल लिखते भी हो, या फिर आप ऐसे सोच लो कि जो डिनोमिनेटर में हमें लिखना है फैक्टोरियल्स की विथ मल्टीप्लिसिटी, लाइक कि कितनी बार m लेटर आया हुआ है, कितनी बार a लेटर आया हुआ है, इस तरीके से. क्योंकि अगर हम बाकियों का लिखेंगे भी तो वो 1 फैक्टोरियल रहेगा, विच विल मेक नो डिफरेंस. ठीक है. इसलिए ये लिखना ना लिखना इक्वली बराबर ही है. तो 11 फैक्टोरियल आ गया और डिवाइडेड बाई दिस. इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा. अगेन जब ऐसे क्वेश्चंस हैं आते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम पूरा कैलकुलेशन करें. एक सिंपल सा आइडिया, 2 नंबर्स को जब ऐसा हो जाए कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो आप यूनिट डिजिट करके चेक कर सकते हो. इफ़ लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस में वही सेम यूनिट डिजिट है तो फिर आगे हम और फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट रिजल्ट बोल लो आप इस वीडियो का, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट आई वांट टू टेल यू दैट अगर ये जो क्वेश्चंस होते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के, कि लाइक हमने 2 to the power 100 हो गया, 2 to the power 71, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमने इसको किसी नंबर से डिवाइड किया, मॉडुलो समथिंग, तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए. ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं. तो इन क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि हमें इसको पूरा सॉल्व करके रिमाइंडर चेक करना होता है. तो इसकी वीडियो आप लोग मुझसे बोल सकते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं ऑलरेडी इसका
एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आई थिंक 2 वीडियोस होंगी, विद एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। जैसे कि हम पावर रेस करते हुए, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो 2 से, हमें 2 टू द पावर 100 तक पहुंचना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो किस तरीके से हम इसकी पावर को रेस करते हुए चले, क्योंकि एक कन्फ्यूजन यही होता है इसमें कि हम क्या पावर रेस करें और इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करें। स्ट्रेट अवे 50 रेस कर लें, 50 इंटू 2 कर लें, या फिर स्मॉल स्मॉल पावर रेस करनी है। तो वो सारी बातें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल के थ्रू से की हेल्प से मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। एंड बस इतना ही। और कुछ रिजल्ट्स जो मुझे लगेंगे नंबर थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।